16 दिसंबर 1971 यह वह दिन था जब इतिहास ने अचानक करवट ली। करीब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने अपने हथियार डाल दिए। एक ही पल में युद्ध खत्म हो गया, लेकिन उसी पल एक नई कहानी शुरू हो गई। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट गया और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश, बांग्लादेश, सामने आ गया। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे? एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल दी, वह अचानक तो शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे कई सालों का तनाव, गलत फैसले और सत्ता की बड़ी राजनीतिक खींचतान छिपी हुई थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं जीता गया, इसके पीछे रणनीति, कूटनीति और सही समय पर लिए गए फैसलों की भी बड़ी भूमिका थी। असल कहानी शुरू होती है पूर्वी पाकिस्तान से, जहां आबादी ज्यादा होने के बावजूद लोगों को बराबर के राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। धीरे धीरे लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। फिर 1971 में हालात अचानक बिगड़ गए। सैन्य कार्रवाई के बाद स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो गई और हालात लगभग गृह युद्ध जैसे बनने लगे। लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए सीमा पार करके भारत आने लगे। भारत ने कई महीनों तक तैयारी की, दुनिया को हालात समझाने की कोशिश की और मुक्ति वाहिनी को समर्थन देना शुरू किया। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। पाकिस्तान ने खुद पहला हमला कर दिया। अब खेल शुरू होने वाला था और इतिहास तय करने वाला था कि पहला दांव कौन चलेगा। 3 दिसंबर 1971 की शाम करीब 5:45 बजे पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खान शुरू किया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान अचानक कई भारतीय हवाई अड्डों के ऊपर पहुंच गए। पठानकोट, अमृतसर और आगरा जैसे एयरबेस पर बमबारी की गई। उस दिन पाकिस्तान वायुसेना ने लगभग 50 सॉर्टेज उड़ानें भरी और करीब 180 बम गिराए। लेकिन इस हमले का असर उतना बड़ा नहीं हुआ जितनी उम्मीद की गई थी। भारतीय रनवे को कुछ नुकसान जरूर हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग टीमों ने कुछ ही घंटों में उन्हें फिर से चालू कर दिया। जब इंदिरा गांधी और भारतीय नेतृत्व को इस हमले की जानकारी मिली तो स्थिति साफ हो गई। पाकिस्तान ने पहले हमला किया था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध की शुरुआत का दबाव उसी पर आ गया था। उसी रात 10:45 पर सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी और औपचारिक अनुमति मांगी। थोड़ी ही देर बाद इंदिरा गांधी ने अंतिम फैसला लिया और ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश को संबोधित किया। पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद हालात युद्ध की तरफ बढ़ गए और भारत को जवाबी रणनीति अपनानी पड़ी। इसके साथ ही भारत आधिकारिक रूप से बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में शामिल हो गया। अगली सुबह यानी 4 दिसंबर को भारतीय वायुसेना ने पहले ताह से कहीं ज्यादा निर्णायक और तेज कार्रवाई शुरू की। लगभग 120 सॉर्टेज उड़ानें भरी गईं और पाकिस्तान के कई एयरबेस तथा विमानों को भारी नुकसान पहुंचा। उधर पूर्वी मोर्चे पर भारतीय नौसेना की ईस्टर्न फ्लीट ने चिटगांव और कॉक्स बाजार बंदरगाहों पर हमला शुरू कर दिया। INS विक्रांत से 12 विमान उड़ान भरकर इन बंदरगाहों पर सटीक हमले करने लगे और वहां की सैन्य गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हो गईं। और फिर उसी रात पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना ने एक और बड़ा अभियान शुरू किया, ऑपरेशन ट्राइडेंट। अब सवाल सिर्फ चलिए हमला करने का नहीं था, सवाल था ऐसा कदम जो सामने वाली रणनीति को रातों रात हिला दे। इसका लक्ष्य था पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री ठिकाना कराची पोर्ट। लेकिन इस मिशन के सामने एक बड़ी चुनौती थी और यही चुनौती आगे चलकर युद्ध की दिशा तय करने वाली थी। लेकिन कराची पर हमला करना इतना आसान नहीं था। भारतीय नौसेना के पास जो ओसा क्लास मिसाइल बोट थी वे बहुत तेज जरूर थी, लेकिन उनकी एक बड़ी कमजोरी थी, वे लंबी दूरी तक सफर नहीं कर सकती थी। इसका मतलब साफ था कि वे सीधे कराची पोर्ट तक नहीं पहुंच सकती थी। अब सवाल था कि इस चुनौती को कैसे पार किया जाए। यही भारतीय नौसेना ने एक बेहद चतुर रणनीति अपनाई। इन छोटी मिसाइल बोट्स को बड़े युद्धपोत INS किल्टन से बांध दिया गया और उन्हें खींचते हुए कराची के करीब तक ले जाया गया। जैसे ही वे लक्ष्य के पास पहुंचे, मिसाइल बोट्स को सक्रिय कर दिया गया और फिर रात करीब 10:30 बजे शुरू हुआ वह ऑपरेशन, जिसने पाकिस्तान की तैयारियों को अचानक दबाव में डाल दिया। भारतीय नौसेना ने सटीक मिसाइल स्ट्राइक की। पाकिस्तान के युद्धपोत PNS खैबर और PNS मुहाफिज को भारी नुकसान हुआ और वे समुद्र में डूब गए। इसके अलावा वीनस चैलेंजर नाम का जहाज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। कराची पोर्ट पर मौजूद तेल भंडारण टैंकों पर भी स्ट्राइक हुई, जिससे वहां बड़े पैमाने पर आग लग गई। यह आग कई दिनों तक जलती रही और पाकिस्तान की समुद्री
आपूर्ति व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। पाकिस्तान के लिए यह एक बड़ा रणनीतिक झटका था, लेकिन यह युद्ध की शुरुआत भर थी। इसी दौरान पश्चिमी मोर्चे पर राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में स्थित एक छोटा सा स्थान अचानक रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बन गया। लोंगेवाला पोस्ट। यहाँ भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट की केवल एक कंपनी तैनात थी, जिसमें लगभग 120 सैनिक थे। इनका नेतृत्व कर रहे थे मेजर के एस चांदपुरी। पाकिस्तान ने मौका देखकर रात के समय यहाँ बड़ा हमला करने की योजना बनाई। करीब 2000 से 3000 सैनिक, भारी तोपखाना और लगभग 45 टैंकों के साथ पाकिस्तानी सेना ने लोंगेवाला की ओर बढ़ना शुरू किया। संख्या और हथियार दोनों में वे भारतीय सैनिकों से कई गुना ज्यादा थे। भारतीय सेना को इस हमले को रोकने के लिए वायुसेना की मदद चाहिए थी, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। जैसलमेर एयरबेस पर मौजूद हंटर विमान रात में हमला करने में सक्षम नहीं थे। उधर पाकिस्तानी टैंक केवल 300 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। ऐसी स्थिति में मेजर चांदपुरी को पूरी रात किसी भी कीमत पर दुश्मन की प्रगति रोकनी थी। उन्होंने अपने मशीन गनरों को लगातार तेज फायरिंग करने का आदेश दिया। यह गोलियां टैंकों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन लगातार हो रही फायरिंग से पाकिस्तान को लगा कि पोस्ट पर बहुत बड़ी भारतीय सेना तैनात है। इसके साथ ही एक और दिलचस्प भ्रम पैदा हुआ। भारतीय सैनिकों ने अपनी पोस्ट की सीमा चिन्हित करने के लिए जो कंटीले तार लगाए थे, पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बारूदी सुरंगों के संकेत के रूप में समझ लिया। उन्हें लगा कि आगे बढ़ते ही उनके टैंकों को गंभीर नुकसान हो सकता है। रात के अंधेरे में इतने बड़े खतरे का सामना करना उन्हें सही नहीं लगा, इसलिए उन्होंने हमला सुबह तक टाल दिया। लेकिन यहीं उनकी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती हो गई। सुबह होते ही भारतीय वायुसेना सक्रिय हो गई। जैसलमेर से हंटर विमान उड़ान भरकर पहुंचे और पाकिस्तानी टैंकों पर सटीक हमले शुरू कर दिए। कई सॉर्टिस के दौरान भारी बमबारी हुई और दर्जनों टैंकों को भारी नुकसान हुआ। 6 दिसंबर की रात तक पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा और उनकी वायुसेना भी मदद के लिए नहीं पहुंच सकी। आखिरकार पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा और लोंगेवाला की यह लड़ाई भारतीय सेना की एक ऐतिहासिक जीत बन तिर गई। इसी बीच पूर्वी मोर्चे पर भी भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। 7 दिसंबर तक पूर्व पाकिस्तान का महत्वपूर्ण शहर जेसोर आजाद करा लिया गया। यह बड़ी रणनीतिक सफलता थी, क्योंकि यहाँ मौजूद एयरबेस अब भारतीय वायुसेना के लिए आगे के अभियानों में इस्तेमाल होने वाला था। लेकिन अंतिम लक्ष्य अब भी बाकी था, ढाका, क्योंकि ढाका ही पूर्व पाकिस्तान की राजधानी थी और जब तक वहाँ नियंत्रण नहीं मिलता, युद्ध का अंत संभव नहीं था। 10 दिसंबर तक उत्तर पूर्वी सेक्टर से आगे बढ़ रही भारतीय सेना सिलहट क्षेत्र तक पहुंच गई। अब उन्हें ढाका की ओर बढ़ने के लिए मेघना नदी पार करनी थी, लेकिन रास्ते में एक बड़ी बाधा खड़ी थी, अशुगंज। अगर यहाँ समय लगता तो ढाका तक पहुंचने की पूरी टाइमलाइन टूट जाती और यही पाकिस्तान चाहता था। पाकिस्तान ने यहाँ बड़ी सैन्य तैनाती कर रखी थी ताकि भारतीय सेना नदी पार न कर सके। सीधे हमला करने पर कई दिन लग सकते थे और नुकसान भी भारी होता। तभी वहाँ मौजूद लेफ्टिनेंट जनरल सागत सिंह ने एक साहसिक फैसला लिया। उन्होंने पारंपरिक रास्ते से लड़ाई करने के बजाय नई रणनीति अपनाई। भारतीय सेना के एमआई हेलीकॉप्टरों की मदद से लगभग 4000 सैनिकों को सीधे मेघना नदी के पार उतार दिया गया। इस कदम ने पूरी स्थिति बदल दी और बिना सीधी लड़ाई अकेही अशुगंज को पीछे छोड़ दिया गया। अब भारतीय सेना तेजी से ढाका की ओर बढ़ रही थी। मेघना नदी पार करने के बाद भारतीय सेना की गति और तेज हो गई। सामने तैनात पाकिस्तानी सैनिक यह सब देख रहे थे, लेकिन वे कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सके। भारतीय टुकड़ियां अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़ रही थी और अब ढाका ज्यादा दूर नहीं बचा था। ऐसा लग रहा था कि युद्ध का परिणाम जल्द ही सामने आ सकता है। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय मोड़ आया और यही वो पल था जब युद्ध का मैदान अचानक सुपर पावर गेम में बदल गया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक अमेरिका पाकिस्तान के समर्थन में सक्रिय हो गया। अमेरिका ने अपनी नौसेना का टास्क फोर्स 74 बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया। इस बेड़े में उस समय का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत, कई युद्ध पोत और एक परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बी शामिल थी। इसके साथ ही ब्रिटेन ने भी अपना ईगल विमान वाहक पोत और कुछ नौसैनिक जहाज अरब सागर की ओर भेज दिए। अगर आपको 1971 की इस कहानी का पार्ट 2 देखना है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें।